नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पंचमी विभक्ति तक हमने कारक प्रकरण पढ़ लिया है और कारक प्रकरण के अंदर ही हमने पिछली क्लास कक्षा 9 में भी कक्षा 10 के नियम देखे थे और आज हम जो प्रारंभ करेंगे वो प्रारंभ करेंगे षष्ठी विभक्ति संबंध से। तो देखिए, षष्ठी विभक्ति में पहला नियम है से षष्ठी। वैसे मैं पहले सप्तमी पढ़नी चाहिए, लेकिन हम क्रम से ही चल रहे हैं से षष्ठी। इसने कहा कि से षष्ठी विभक्ति भवति। शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। यानी जब हम सप्तमी को पढ़ लेते अभी, तो उसके बाद में जो शेष रह गया उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। जैसे उदाहरण देखा था हमने, वहां राम ब्राह्मणस्य पुत्रम पश्यति, यानी वहां जो संबंध अर्थ था उसको दिखाने के लिए केवल शेष में कौन सी विभक्ति की? षष्ठी। यहाँ पर एक उदाहरण और देखते हैं। राम है मोहनस्य पत्र में लिखती। अब देखिए, राम है, कर्ता कौन है? राम। किसको पत्र लिखता है? मोहन को पत्र लिखता है। अब ये जो राम है इसका क्रिया से सीधा संबंध है, पत्र को लिखता है तो पत्र का भी क्रिया से सीधा संबंध है, लेकिन मोहन का जो है वो क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। और मोहन का क्रिया संबंध नहीं होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति। कौन सी अर्थ में? संबंध अर्थ में। क्लियर है? अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। सह अध्यापकस्य पत्र में लिखती। वह अध्यापक को क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो शेष से षष्ठी ने यह कहा कि शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। उसके बाद में अपने सिलेबस के अनुसार दूसरा नियम है और वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, जिसको आप कह सकते हैं वीआईपी। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप देखें तो यहां से अनुवाद में मान लो, चाहे कारक में मान लो, चाहे अशुद्धि संशोधन में मान लो, एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो नियम अपना यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम के बारे में हम समझेंगे। यतश्च निर्धारणम ये कहता है कि जब बहुतों में से किसी एक पदार्थ की जाति, गुण, धर्म आदि से, यानी किसी भी एक पदार्थ की जाति, गुण, धर्म आदि से विशेषता, गुण, धर्म और क्रिया भी जोड़ लेते हैं, क्रिया आदि से विशेषता प्रकट की जाए। जब बहुतों में से किसी एक पदार्थ की जाति, गुण, धर्म आदि क्रिया से विशेषता प्रकट की जाए तथा विशेषण शब्दों में तमप या ये सुने प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो तो जिससे विशेषता प्रकट की जाए, तो जिससे
विशेषता प्रकट की जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यतश्च निर्धारण ने ये कहा कि जब बहुतों में से किसी एक की जाति, गुण, धर्म या क्रिया इनसे क्या की जाए, विशेषता प्रकट की जाए, तो जो विशेषण शब्द हैं उन विशेषण शब्दों में कौन सा प्रत्यय होना चाहिए, या तो तमप प्रत्यय या फिर एसुन प्रत्यय होना चाहिए। एसुन प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है, तमप प्रत्यय हमने कक्षा 9 में पढ़ लिया है। ठीक है, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया हो किन में, विशेषण शब्दों में, तो जिससे भी विशेषता प्रकट की जाए, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ है, जिससे क्या की जाए, विशेषता प्रकट की जाए, उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी, या तो आप कर सकते हो उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी, दोनों विभक्तियों का वहां प्रयोग करेंगे। तो समझने की बात यही है कि जिससे विशेषता प्रकट की जाए उसके अंदर, जैसे मैं कहूं राम मोहन से श्रेष्ठ है, तो वहां पर मैंने किससे कहा, मोहन से। मैंने कहा कि कालिदास जो है वो कवियों में श्रेष्ठ है, तो किससे विशेषता प्रकट कर रहा हूं, कवियों से। मैंने कहा पर्वतों में हिमालय ऊंचा है, तो पर्वतों से उसको क्या बता रहा हूं, ऊंचा। यानी जिससे भी विशेषता प्रकट की जाए उनके अंदर ही षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर है? देखिए उदाहरण से समझेंगे। कवि नाम कविसुवा, कवि नाम कविसुवा कालिदास है, श्रेष्ठतम है, अस्ति। देखिए अर्थ को देखेंगे इसके, कवि नाम यानी कवियों में, कवि नाम कविसुवा यानी कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहां तो कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी। कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी। और यहाँ कविसु, रामेसु बनता है ना राम शब्द में, तो यहाँ कविसु, यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी। क्लियर है? यानी कवि नाम कविसुवा, वाह यानी या तो आप इस विभक्ति का प्रयोग करें या षष्ठी, दोनों को एक साथ दिखा दिया तो हमने यहाँ वाह जोड़ा है, वाह यानी या। कवि नाम कविसुवा कालिदास है, श्रेष्ठतम है, अस्ति। यानी कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय योगे कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। और तमप प्रत्यय के साथ यहाँ विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ, और जैसे ही यहाँ विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ तो कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी और सप्तमी। और जब वाक्य में केवल एक ही विभक्ति हो, जैसे वहां एग्जामिनर आपको केवल कवि नाम ही दे दे तो आपको कौन सी बतानी है, षष्ठी, और वहां पर कविसु ही दे दे तो आपको कौन सी बतानी है, सप्तमी। दूसरा उदाहरण देखें, पर्वता नाम पर्वतेषु वा हिमालय है, उच्चतम है, अस्ति। पर्वता नाम पर्वतेषु वा हिमालय उच्चतम है, अस्ति। पर्वता नाम कौन सी विभक्ति हुई, यहाँ कौन सी हुई बेटा, षष्ठी। और यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी। क्लियर है? किसके योग में, उच्चतम में कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय। तो नियम ने भी यही कहा था कि जहां पर तमप और येसुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो और जब बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया गया हो, तो वहां पर जिससे उसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी और सप्तमी। दूसरा उदाहरण देखें, नदी नाम नदीषु वा गंगा पवित्रतमा अस्ति। नदी नाम नदीषु वा गंगा पवित्रतमा अस्ति। तो नदी नाम कौन सी विभक्ति हुई, यहाँ
षष्ठी। क्लियर है। और यहाँ कौन सी हुई? सप्तमी। किसके योग में? तम प्रत्यय, तमा। स्त्रीलिंग है ना गंगा, 9th क्लास में हमने तम प्रत्यय पढ़ा था। पुल्लिंग में तो राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं। तो नदी नाम नदी सुबह गंगा पवित्र तमा, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? तमप प्रत्यय। यहाँ पर भी तमप। क्लियर है। तो तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद में हम एक उदाहरण और देखते हैं इसी में। जैसे कोई छात्रों में सुरेश श्रेष्ठ है, गुरुजी ने कहा कि छात्रों में कौन श्रेष्ठ है? सुरेश। तो उसका भी वाक्य बनाते हैं। बनाओ। छात्राणाम। अब सप्तमी में बनाओगे तो क्या बनाओगे? बनाओ, देखिए आप क्या बनेगा? छात्रेषु। अब क्या लगाना है मुझे? वाह। ठीक है। छात्राणाम छात्रेषु मैंने कहा सुरेश श्रेष्ठ है, बना दो वाक्य। सुरेश के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सुरेश है। ठीक है। श्रेष्ठ के लिए अभी हमने वाक्य बनाया था, कवि नाम कविषु वा कालिदास है श्रेष्ठतम अस्ति। तो वाक्य बनाओ, क्या बनेगा? श्रेष्ठ तम है अस्ति। क्लियर है। कौन सी विभक्ति हुई? यहाँ षष्ठी और यहाँ सप्तमी। अब मैं इसी उदाहरण के इसी नियम के कुछ वाक्य लिख रहा हूं, वो आपको बनाने हैं। ठीक है। नदियों में दोनों नियमों से बनाओगे, षष्ठी से भी और सप्तमी में से भी। नदियों में गोदावरी श्रेष्ठ है। पर्वतों में हिमालय ऊंचा है। शायद हमने ये वाक्य बना दिया है। छात्रों में बालिका श्रेष्ठ है। ठीक है। ये वाक्य आपको बनाने हैं। उसके बाद में आपने समझा होगा, एक बार इसको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। सूत्र पहला षष्ठी शेषे। शेष में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। राम मोहन से पत्रम लिखती। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट नियम हमने पढ़ा, यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम ने ये कहा कि जब बहुतों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए और विशेषण शब्दों में कौन सा प्रत्यय हो? तमप या येसुन प्रत्यय हो, तो वहां पर ही कौन सी विभक्ति प्रयोग करेंगे हम? षष्ठी और सप्तमी का। अब किस में करेंगे? जिससे विशेषता प्रकट की जाए उसके अंदर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर है। षष्ठी विभक्ति के मुख्यतः है ये दो नियम हमारे सिलेबस में है। उसके अलावा भी एक दो नियम हम देखते हैं। उसके बाद में अपना है तीसरा नियम। सीधी परिभाषा के तौर पर हम लिखेंगे तुल्य, स्टार डाल के लिख लेना। तुल्य वाची शब्दों के योग में भी षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती है। तुल्यवाची जो शब्द हैं उन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? एक तो षष्ठी और एक तृतीया। अब किस में होगी? तो इसके लिए कह सकते हैं कि जिससे तुलना की जावे उसमें कौन कौन सी विभक्ति? षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती है।
यानी जिससे भी तुलना की जाएगी उसके अंदर कौन कौन सी विभक्ति होगी, एक तो षष्ठी और एक तृतीया। जैसे मैंने कहा सुरेश मोहन के तुल्य है, तो सुरेश है सुरेश किसके तुल्य है, मोहन के तुल्य। तो वाक्य बनाओ आप, षष्ठी विभक्ति करो पहले तो, सुरेश है मोहनस्य है। तृतीया वाक्य करो, तृतीया में क्या बनाओगे, मोहनेन वा। अब पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा, तुल्य है अस्ति। सुरेश किसके तुल्य है, मोहन के तुल्य है। ठीक है, अब मैं वाक्य लिख रहा हूं वो आपको बनाने हैं। गीता रमेश के तुल्य है, स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना वाक्य बनाते समय। महेश गोपाल के तुल्य है। महेश किसके तुल्य है, गोपाल के तुल्य है। ठीक है, सीता गीता के तुल्य है, सीता गीता के तुल्य है। यानी जिससे भी तुलना की जाए तो तुल्यवाची शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति करेंगे, षष्ठी विभक्ति। जिससे तुलना की जा रही है वहां पर तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग करेंगे। और वाक्य में किसके योग में बताएंगे, यहां तुल्यवाची योगे कौन कौन सी विभक्ति की हमने, एक तो षष्ठी। यदि वहां एग्जामिनर आपको वाक्य में षष्ठी दे रहा है तो आपको केवल षष्ठी ही बतानी है, और यदि तृतीय दे रहा है तो वहां आपको कौन सी बतानी है, तृतीय विभक्ति बतानी है। क्लियर है नियम, ये 3 वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आप अनुवाद लिखें ताकि मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी इन वाक्यों को चेक कर सकूं। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट ही कुछ ऐसे पद हैं, उन पदों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे अधः, कृते, समीपम, समक्षम, पुरः, अंतः। तो ये शब्द भी हम देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। तो आप सीधा लिखेंगे निम्नलिखित पदों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। निम्नलिखित जो पद हैं, अभी मैं एक एक पद लिखूंगा, उन पदों के योग में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी। पहला पद है अपना अधः। अधः यानी होता है नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ चुका है, आगे भी आने की संभावनाएं हैं, चाहे अव्यय हो, अनुवाद हो, या फिर कारक हो, या फिर अशुद्धि संशोधन हो। तो इसके लिए हम उदाहरण बनाएंगे, वृक्षस्य अधः बालकः सेते। वृक्षस्य यानी पेड़ के नीचे कौन सा होता है, बालक से होता है। तो किसके योग में विभक्ति हुई, यहां अधः योगे कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी विभक्ति। किसके योग में बताओगे, अधः के योग में कौन सी विभक्ति हुई बेटा, षष्ठी विभक्ति। उसके बाद में अगला अपना नियम है ऊपरी। ऊपरी यानी ऊपर। ठीक है, ऊपरी यानी ऊपर। भवनस्य ऊपरी खगाः सन्ति। भवनस्य ऊपरी खगाः सन्ति। भवन के ऊपर कौन है, पक्षी है। यहां तो किसके योग में हुई, अधः के योग में। और यहां ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति बताओगे, षष्ठी। तो ऊपरी योगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, ऊपरी के योग में कौन सी हुई, षष्ठी। उसके बाद में तीसरा है पुरः। पुरः यानी सामने। पुरः यानी सामने।
विद्यालय से पुरः देवालयः अस्ति। विद्यालय से पुरः देवालयः अस्ति। तो यहाँ पुरः के योग में कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी। लिखेंगे हम पुरः योगे षष्ठी विभक्ति। क्लियर है? उसके बाद में है चौथा नियम समक्षम। समक्षम यानी भी होता है सामने। अध्यापकस्य समक्षम अध्यापकस्य समक्षम बालकः अस्ति। अध्यापक के समक्ष कौन है? बालक है। तो समक्षम योगे कौन सी विभक्ति? षष्ठी। क्लियर है? समक्षम के योग में कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी। उसके बाद में पांचवा है कृते। बहुत इंपॉर्टेंट है। कृते का प्रयोग के लिए। कृते का प्रयोग कौन से अर्थ में? के लिए अर्थ में। बालकस्य कृते दुग्धम आनय। बालकस्य कृते दुग्धम आनय। तो बालक के लिए क्या लाओ? दूध लाओ। किसके योग में हुई? कृते योगे षष्ठी। किसके योग में विभक्ति की आपने? यहां कर्ते के योग में। उसके बाद में है मध्य। मध्य यानी बीच में। मध्य यानी बीच में। पशु नाम मध्य ग्वाल है अस्ति। पशु नाम मध्य ग्वाल है अस्ति। तो पशुओं के मध्य कौन है? ग्वाल है। यानी उनको जो चराता है वो है। जो गायों को चराता है ना उसको क्या कहते हैं? ग्वाल। तो किसके योग में विभक्ति बताओगे? मध्य योगे षष्ठी विभक्ति। किसके योग में? मध्य के योग में। यानी कि ये जो पद हैं अधः, ऊपरी, पुरः, समक्षम, कृते, मध्य, किसी भी वाक्य में आपको इनका योग दिखाई दे तो वहां पर इनके योग में हमें कौन सी विभक्ति बतानी है? षष्ठी। उसके बाद में है अंतः। अंत यानी अंदर। अंत यानी अंदर। गृहस्य अंतः बालकः अस्ति। गृहस्य अंतः बालकः अस्ति। घर के अंदर कौन है? बालक है। तो किसके योग में विभक्ति बताओगे? यहां अंतः योगे षष्ठी। अंत के योग में कौन सी हुई? षष्ठी विभक्ति। ठीक है? उसके बाद में है समीपम। समीपम यानी सामने। समीपम यानी सामने नहीं बेटा, समीप। अभितय परितय समय निक्सा वाला वो नहीं है। यहां समीपम पद है। ठीक है? वहां तो निक्सा था। ठीक है? उसको ध्यान रखना है आपको। समीपम। समीपम यानी समीप। विद्यालय से समीपम राजमार्ग है अस्ति। विद्यालय के समीप क्या है? राजमार्ग है। तो किसके योग में? समीपम योगे षष्ठी विभक्ति। क्लियर है? यानी षष्ठी विभक्ति के अंदर आपको इन 8 नियमों को भी मुख्यतः ध्यान रखना है। अधय के योग में अधय का अर्थ नीचे। वृक्ष से अधय बालक है शेते। अधय योगे षष्ठी यानी पेड़ के नीचे कौन सोता है? बालक सोता है। ऊपरी। ऊपरी यानी ऊपर। अब हमने द्वितीय में पढ़ा था एक ऊपरी ऊपरी। वहां पर ऊपरी ऊपरी था।
तो वहां कौन सी हो रही थी, द्वितीया। और यहाँ केवल पद क्या है, ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, तो बहुनस्य ऊपरी खगा शंति, तो यहाँ ऊपरी के योग में कौन सी हुई, षष्ठी। उसके बाद में पुरः, पुरः यानी सामने, विद्यालय से पुरः है देवालय अस्ति, तो विद्यालय के सामने क्या है, देवालय है। उसके बाद में हमने देखा समक्षम, समक्षम यानी सामने, अध्यापक से समक्षम बालक अस्ति, अध्यापक के समक्ष कौन है, बालक है। उसके बाद में कृते, कृते बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, ध्यान रखना है। करते यानी के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। बालकस्य कृते दुग्धम आने, बालक के लिए क्या लाओ, दूध लाओ। उसके बाद में मध्य, मध्य यानी बीच में, पशुनाम मध्य ग्वाल है अस्ति, तो मध्य के योग में कौन सी हुई, षष्ठी। उसके बाद में है अंत, है अंत यानी अंदर, गृह से अंत माता विदते, घर के अंदर कौन है, माता है। उसके बाद में समीपम, समीप का अर्थ में इसका प्रयोग होता है, विद्यालय से समीपम राजमार्ग है अस्ति। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। आज की विभक्ति जो थी अपनी षष्ठी विभक्ति थी। हमारा जो आरबीएससी का सिलेबस है कक्षा 10th का, उसके अनुसार षष्ठी विभक्ति कंप्लीट है। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसके अंदर हम सप्तमी विभक्ति को देखेंगे। कल की क्लास में सप्तमी भी हो जाएगी आरबीएससी के अनुसार। तो कल की क्लास के लिए आप ही से यही निवेदन है कि आज की जो क्लास है और पीछे के जो कारक प्रकरण के सभी भाग हमारा जो चैनल है उसके ऊपर दे रखे हैं। यदि आपने किसी एक भाग को भी छोड़ दिया है तो ये मैं मानता हूं कि कारक आपके समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहना ये है कि कारक प्रकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, आज का जो भाग था 13 भागों तक आप उनको देखें, उनका रिवीजन करें और अपनी जो संस्कृत व्याकरण की कॉपी है उसके अंदर उनको लिखते रहें, ताकि आपको वहां से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है आज की विभक्ति आपको समझ में आई होगी। और भी जो नए लोग इस चैनल पे जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी चैनल को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।